नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी के हाथरस में हुए दर्दनाक हादसे के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को हाथरस पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। देव प्रकाश मधुकर मुख्य आयोजक था और इस कार्यक्रम की परमिशन इसने ही ली थी और इसी के साथ ही फंड रेजर्स के रूप में भी इसका अहम रोल रहा है। इस भगदड़ कांड से जुड़े अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि मौत का प्रवचन देने वाला बाबा यानी कि साकार विश्वहरी उर्फ भोले बाबा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश भी करते हैं। तो देखिए, बाबा अब तक फरार है, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? हालांकि बाबा का ऑन कैमरा बयान भी सामने आ गया है। बाबा का 90 घंटे बाद चुप्पी तोड़ना, यह पछतावा है या फिर दिखावा है? अगला सवाल यह है कि बाबा को बचाने के लिए मधुकर के माथे क्यों फोड़ा जा रहा है पूरा ठीकरा? उसको अरेस्ट किया गया है, पूछताछ उससे हो रही है और बाबा से अब तक पूछताछ क्यों नहीं हुई है? सिर्फ ऑन कैमरा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है, कोई पूछताछ अब तक नहीं हुई है। बाबा के अवैध साम्राज्य पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है? इसमें इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है? इतना रहम क्यों बरता जा रहा है? घटनास्थल पर बाबा को ले जानकारी क्यों नहीं जुटाई गई? और घटना के पीछे जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई है? ये तमाम सवाल जो अब खड़े हो रहे हैं। बाबा पर सवाल क्यों नहीं उठाते अखिलेश यादव और बीजेपी के नेता? ये भी सवाल है। क्या राजनीतिक दल बाबा को वोट बैंक के चश्मे से देख रहे हैं? इस बड़े हादसे होने के बावजूद भी अब तक कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। हाथरस में 121 लोगों की मौत हो गई, इसका जिम्मेदार कौन है? हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच गई, 121 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग घायल भी हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हाथरस हादसे पर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा, वो एक बार देख लेते हैं। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव फुलरई मुगलगढ़ी में घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना में वांछित मुख्य आयोजक 1 लाख का इनामिया मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को व 2 अन्य अभियुक्तों राम प्रकाश शाक्य व संजू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराबाद में गांव फुलरई मुगलगढ़ी में दिनांक 2/7/2024 को एक अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, जिसमें भोले बाबा के सत्संग कार्यक्रम के उपरांत भगदड़ मचने के बाद 121 लोगों की मृत्यु हो गई थी। घटना के संदर्भ में दिनांक 2/7/2024 को थाना सिकंदराबाद पर मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर व अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126, 223, 238 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना की विवेचना पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित करते हुए पूर्व में 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश शाक्य को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद से संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति इन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं। पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। और वहीं हाथरस हादसे को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे में 121 लोगों की मौत हुई है, जो कि बहुत ही दुखद है। रामदास अठावले ने कहा कि सरकार ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं और जो भी आरोपी होगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। हमारी हाथरस की घटना हुई है और उसमें कम से कम 121 लोगों की उसमें मौत हुई है
ये हादसा बहुत बड़ा गंभीर है, बहुत बड़ा दुख देने वाला है और इसकी पूरी जांच माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने वहाँ भेज दी है और पूरे जांच के आदेश दिए हैं। तो इसका जो आरोपी है मधुकर नाम का, उसको भी अरेस्ट कर दिया है। बाकी के लोग भी कुछ उसमें अरेस्ट है और भी मतलब जो कोई लोग जिम्मेदार हो गए उसके लिए मतलब रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी का अपॉइंट किया है, उसमें पुलिस ऑफिसर भी है और इसका जांच का रिपोर्ट जल्दी आ जाएगा और उसमें किस कारण से हादसा हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी पूरी जांच होगी और उसमें बड़ी कार्रवाई करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। और वहीं हाथरस भगदड़ कांड पर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भगदड़ कांड की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अगर सूरजपाल उर्फ भोले बाबा भी जांच के दायरे में आते हैं तो कैबिनेट मंत्री ने यह कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए अब ये विषय चूंकि सारा काफी कई दिन पुराना है, उस पर सारी कार्रवाइयां हो चुकी हैं, न्यायिक जांच भी हो रही है, प्रशासन जांच भी हो रही है, गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि आश्वस्त रहिए, निश्चिंत रहिए, कोई भी दोषी, कोई भी दागी बचेगा नहीं। निश्चित रूप से बिना किसी पक्षपात के निर्भीकता के साथ कठोर कार्रवाई होगी। और वहीं हाथरस में हुए भगदड़ कांड को लेकर घमासान इस वक्त मचा हुआ है। अब आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि इस हादसे ने उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता को उजागर कर दिया है और इस घटना के लिए जिम्मेदार बाबा पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद आज अपने गृह जनपद यानी कि सहारनपुर पहुंचे थे, जहां पर समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बाबाओं पे इनकी जांच भी होनी चाहिए कि उनको कौन फंडिंग कर रहा है, जो वो इतना जो है इतनी व्यवस्थाओं के साथ और इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के साथ। और ये फेलियर है एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का, सरकार का। क्या इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो होगी? है क्या नहीं पता है कि इतनी बड़ी इतनी बहुसंख्यक भीड़ इकट्ठा हो रही है? मीडिया के साथियों और हमें भी मिलकर आवाज उठानी चाहिए उन पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश सरकार का जो रवैया है वो धर्मनिरपेक्ष नहीं और वो फेलियर है। ये हाथरस की घटना का उदाहरण, साथ साथ दोलडी में जो मेरठ में हुआ डबल मर्डर, ये उसके बाद का उदाहरण है। और वहीं हाथरस कांड पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई घटना जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार से मुआवजा राशि बढ़ाए जाने की भी उन्होंने मांग की है। हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था। मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जानी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए और कुप्रबंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। हाथरस हादसे में 121 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वयं शंभू संत साकार विश्वहरि भोला बाबा अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अपडेट आपको कर देते हैं कि ऑन कैमरा उनका बयान भी सामने आ गया है, जहां पर उन्होंने प्रशासन से कठोर कार्रवाई की बात यह खुद कही है और उसके रहस्यमय लोग से जुड़ी कई हैरान कर देने वाली बातें भी निकलकर सामने आई हैं। बाबा आश्रमों की फ्रेंचाइजी सिर्फ अपने सेवादारों को देता है। आश्रम में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड की व्यवस्था है और बाबा के रहस्यमय लोग से जुड़ी यह खास रिपोर्ट आप देखिए। स्वयंभू बाबा की रहस्यमयी दुनिया। बाबा के रहस्य लोक से जुड़ा क्या है राज? भोले बाबा की महिला ब्रिगेड क्यों है खास? आश्रम में मोबाइल ले जाने पर क्यों है पाबंदी? हाथरस हादसे में अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार न्यायिक जांच का दावा कर रही है, लेकिन स्वयंभू संत साकार विश्वहरि भोले बाबा का कोई अता पता नहीं। कुछ फुटेज सामने आए हैं
जिनमें मैनपुरी वाले आश्रम से कई गाड़ियां बाहर निकलती नजर आ रही हैं। काफिले की एक गाड़ी गौर करने वाली है, जिसका नंबर है DL10CH8756। अब सवाल उठता है कि ये गाड़ी किसकी है, कौन था इस गाड़ी में, जिसे अब तक पुलिस जांच नहीं पाई है। भोले बाबा आश्रमों की फ्रेंचाइजी सिर्फ अपने सेवादारों को देते हैं। आश्रम में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। बाबा की सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड की भी व्यवस्था है। बाबा ने सुरक्षा कर्मियों के लिए खास ड्रेस कोड जारी किया हुआ है। बाबा के ऊपर अब तक यौन शोषण समेत 5 केस दर्ज हैं और जमीन कब्जा करने का भी आरोप है भोले बाबा पर। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या आश्रम में लड़कियों और महिलाओं के साथ बाबा यौन शोषण करता था? आखिर सिर्फ महिलाओं को ही आश्रम में मिलने जुलने के लिए बाबा अक्सर क्यों बुलाता था? किसी पुरुष को जल्दी बाबा अंदर आने की अनुमति क्यों नहीं देता था? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो बाबा के काले कारनामे की ओर इशारा करते हैं। बात सिर्फ महिलाओं को बुलाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बाबा के आश्रम अलग अलग शहरों में भी बने हुए हैं, जहां बाबा पहले से महिला भक्तों को अपॉइंटमेंट देकर बुलाता था। हर आश्रम की एक अलग कहानी है, मगर इन कहानियों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब बाबा खुद पुलिस की गिरफ्त में होगा और एक एक कर बाबा के राज खुलेंगे। हाथरस सत्संग में मची भगदड़ के बाद हुए हादसे के बाद से भोले बाबा अंडरग्राउंड है। यूपी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। भोले बाबा यूपी के कासगंज के गांव बहादुर नगर पटियाली के रहने वाला है। यहीं पर बाबा का नारायण हरि चैरिटेबल ट्रस्ट का आश्रम बना हुआ है। ये आश्रम कई बीघा जमीन पर है, जिसमें बाबा अपने निजी सुरक्षा गार्ड और सेवादारों के साथ रहता है। इस आश्रम से ही बाबा के साम्राज्य की शुरुआत हुई। बाबा के इस गढ़ में उन्हीं के नियम कायदे चलते हैं। आश्रम के बाहर ही एक बड़ा सा बोर्ड लगाया गया है, जिस पर कायदे कानून भी लिखे हैं। बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पटियाली में आश्रम स्थित है। बाबा के साम्राज्य की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यहाँ फोटो खींचने की किसी को भी इजाजत नहीं। कोई आश्रम के अंदर से वीडियो कॉल भी नहीं कर सकता और बिना अनुमति के कोई आश्रम के बाहर खड़ा भी नहीं हो सकता। ऐसे तमाम बंदिशों से सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या है इस आश्रम के अंदर? बाबा आश्रम के अंदर क्या क्या करता है, जिसके चलते इतनी सारी बंदिशें लगी हुई हैं? बताएंगे अगली रिपोर्ट में। बदायूं में दातागंज थाना इलाके के दियोरी गांव में किसान की हत्या के मामले में आज सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचा, जिसमें बदायूं लोकसभा से सांसद आदित्य यादव और आमला लोकसभा सांसद नीरज मौर्य समेत विधायक ब्रजेश यादव, हिमांशु यादव मौजूद रहे हैं। इस दौरान सपा प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और साथ ही बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। आपको बता दें कि दियोरी में बीते 11 जून को किसान की पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। दियोरी का जो ये दातागंज थाने का विधानसभा का मामला है और राष्ट्रीय नेतृत्व के आदेश पे हम सभी लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, नीरज मौर्य जी जो सांसद भी हैं यहाँ, और मैं बदायूं से, और विधायक हमारे ब्रजेश यादव जी और हिमांशु यादव जी, और सभी लोग हम लोग यहाँ पर आए। तो आने का मुख्य कारण यही था कि जिस तरीके से एक परिवार जिसने अपने बड़े को खोया है और उन्होंने अपने ही सामने अपने भतीजे को अधमरा देखा और अपने प्राण त्याग दिए, उन लोगों ने जिन्होंने ये बर्बरता की इस परिवार के ऊपर, आज मूलतः वो सभी लोग बाहर हैं। और जब हम लोग यहाँ पर आए तो ये जहाँ एक मामला हम लोग के सामने आ रहा है, इसी के साथ साथ कई सारे इसी गांव के, इसी ग्राम के लोग हैं जो अपना दुखड़ा हम लोग के पास लेके आ रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों ने सूचना दी, यहाँ के गांव के लोगों ने और हमारे नेताओं ने, उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में हम 8 लोग हैं। मैं हूँ, माननीय आदित्य यादव सांसद जी हैं, माननीय सांसद जी आंवला
नीरज मौर्य जी हैं, ब्रजेश यादव जी हैं, हिमांशु यादव जी हैं, कैप्टन अर्जुन जी हैं, हमारे सत्येंद्र पाल साहब हैं। ऐसे 8 लोग हम लोग कमेटी में हैं और कमेटी ये जांच करने आई कि आखिर ये क्या है। और यहाँ आके हम लोगों ने देखा कि पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला। इसकी शिकायत हम तक गई। हम चाहते हैं कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अभी तो हम लोग इस मामले में पुलिस के उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और ये मांग करेंगे कि जितने लोग नामजद हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, और अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो जरूर ये सदन में भी मामला जाएगा। हर स्तर पे इस परिवार का साथ दिया जाएगा और इस परिवार को न्याय मिले, उसमें हमारी पूरी पार्टी, हम सब लोग इस परिवार के साथ हैं। नोएडा की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह के साथ महत्वपूर्ण एक मीटिंग की है। नोएडा सेक्टर 52 के सामुदायिक केंद्र में आयोजित इस मीटिंग में 150 से भी ज्यादा RWA पदाधिकारियों ने पार्टिसिपेट किया है और इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर गेस्ट हाउस की समस्या, सेक्टर्स में नई पुलिस चौकियों की आवश्यकता और नोएडा की मुख्य सड़कों पर CCTV कैमरे लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। देखिए, चुनावों के बाद जो हमारी पहली मीटिंग है और इसमें जनसंवाद को कायम किया गया है। नोएडा सेंट्रल, नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी RWAs, AOAs के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद थे। उनसे बहुत सार्थक संवाद हुआ है। उनकी कुछ उन्होंने अपने सुझाव दिए हैं, कुछ समस्या बताई है, जिस पर अगले 15 दिनों में नियम समयबद्ध तरीके से हम लोग उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। हमारी उनसे आने वाले पर्वों, त्योहारों के संबंध में क्या अपेक्षाएं हैं वो भी उन्हें बताया गया है। अच्छा हमारे बीच तालमेल और समन्वय रहा है। आशा करते हैं आगे भी RWAs और पुलिस मिलकर काम करती रहे। और वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जुलाई को सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उनकी साहस और वीरता के लिए कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वहीं सेना और अर्धसैनिक बलों के 10 जवानों को। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करने के लिए लखनऊ नगर निगम जहां लगातार अभियान चला रहा है, तो वहीं अब पॉलीथीन से रावण तैयार कर शहर को पॉलीथीन मुक्त करने के लिए अभियान की शुरुआत हो गई है। लेकिन सच्चाई क्या है, हमारे संवाददाता TN मिश्रा की ये रिपोर्ट आप देखिए। युद्ध को लेकर के लगातार जो है नगर निगम कवायद कर रहा है। इस बार नगर निगम ने लखनऊ में हजरतगंज चौराहा पर एक रावण बनाया है। सड़क चौराहा, सड़क के चारों तरफ रावण बनाया गया है, जिससे जो है लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि जो है वो प्लास्टिक का उपयोग न करें और पॉलीथीन से कितना नुकसान है, पर्यावरण को कितना नुकसान है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो रावण बनाया गया वो खुद जो है उसमें प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग किया गया। उसमें सैकड़ों किलो जो है प्लास्टिक लगाई गई है। और मैं एक बार कहूँ कैमरा पर्सन से कि दिखा दे किस तरह जो है ये पॉलीथीन का उपयोग किया गया। रावण बनाने में भी नगर निगम का पॉलीथीन का उपयोग किया है और लगातार जो है दर्जनों किलो जो है प्लास्टिक इसमें लगा दी गई है। और इस मामले में नगर निगम का अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जो रावण बनाया गया उसकी पॉलीथीन खुद जो है गिर कर नीचे गिर रही है। और किस तरह देखिए किस तरह गिर रही है, सामने पॉलीथीन के पैकेट गिरे हैं और किस तरह चौराहे पे उससे वो गंदगी फैल रही है। तो ये स्थिति है कि जो जिम्मेदार विभाग है वो कितना जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो अपना प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उससे दूसरी तरफ होने वाले नुकसान की तरफ लोगों को जागरूक करने में जाए। अब ये एक नगर निगम कह रहा है नो प्लास्टिक और खुद प्लास्टिक से उसने रावण बनाया। तो इन रावण को लेकर के शहर की जनता सवाल उठा रही है कि जब नगर निगम खुद प्लास्टिक से रावण बना रहे, पॉलीथीन का यूज कर रही है, तो उस पॉलीथीन यूज करके खुद जो है ऐसा कर रही है, तो कैसे आम जनता समझ के। और दूसरी तरफ क्या है कि सबसे समस्या ये है कि नगर निगम अभियान तो चलाता है, पॉलीथीन के पैकेट तो पकड़ता है, दुकानों पे तो अभियान चलाते हैं, लेकिन जहाँ पे पॉलीथीन बन रही है, जो फैक्ट्री पॉलीथीन के पैकेट बना रही है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। इस मामले में जब नगर निगम के मुख्य कर रहे अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने सीधा से कहा कि मेरी कोशिश है कि लोग जागरूक हो, लेकिन अब थोड़ी बहुत तो पॉलीथीन का यूज किया ही जाएगा, अन्यथा कैसे काम चलेगा। तो स्वाभाविक है कि ये जिम्मेदार बात कर रहे हैं, तो कैसे आम जनता जो है इसका उपयोग करेगी। लेकिन आम जनता तो कह रही है कि हम करेंगे, लेकिन जब पॉलीथीन शहर में खुलेआम मिल रही है तो जनता कैसे रुक सकती है, ये भी एक जो है बड़ी बात है। अब देखना है कि नगर निगम कितना रोक लगा पाता है। लेकिन लोगों का सवाल ये है कि जब पॉलीथीन के पैकेट बन रहे हैं और बड़ी तादाद में पॉलीथीन फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो पहले फैक्ट्री से लोग लगनी चाहिए और उसके बाद जो है ये जो आम जनता से उम्मीद की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन आसिम के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। बारिश का मौसम आते ही अचानक से सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं और आलम यह है कि आलू, प्याज समेत टमाटर और हरी सब्जियों के दाम इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए।
साथ के महीने में एक बार फिर से सब्जियों के दाम बढ़ गए। लखनऊ के नरही मार्केट में सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से लोग हुए परेशान। जहां टमाटर के दाम 40 से 50 रुपए किलो थे, वहीं टमाटर के दाम लगभग दुगने हो गए हैं, जिसकी वजह से टमाटर हुए और लाल। यही नहीं, बाकी सब्जियों जैसे आलू, प्याज, शलजम सभी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे रसोई का बजट गड़बड़ा रहा है। हम नरही बाजार में खड़े हैं और जो बढ़ोतरी हुई है सब्जियों के दामों में, आइए आज जानते हैं कस्टमर से कि उनका क्या कहना है इस बढ़े हुए दामों। सब्जी विक्रेता ने बताया कि सब्जियों की कीमतों में अभी और उछाल आ सकता है। महंगाई के चलते ग्राहक सीमित मात्रा में भी खरीदारी कर रहे हैं। गर्मियों के बाद बारिश के मौसम में फिर से एक बार सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं। आपको बता दें, जहां एक रात टमाटर का दाम 40 से 50 रुपए किलो था, आज उस टमाटर का दाम 100 रुपए किलो हो गया। चलिए हम बात करते हैं सब्जी वाले भैया से, ताकि उनसे हम पता कर सकें कि किस तरह सब्जी के दामों में बढ़ोतरी होती जा रही है। सबसे महंगी सब्जी यहाँ पे कौन सी इस समय बिक रही है? टमाटर है हमारे पास सबसे कितने रुपए किलो जा रहा है? 100 रुपए किलो। और आलू, प्याज, भिंडी, शलजम, इन सब में कितनी थोड़ा बहुत सब में बढ़ोतरी हो जाती है। प्याज है, आलू है, सब का 5 रुपए किलो जाता है। तो ये 10-5 रुपए लोगों को कम लगता होगा, लेकिन आपके हिसाब से ये ज्यादा है कि नहीं ठीक है, ऐसा वाला है? ज्यादा है, थोड़ा कम होना चाहिए। माल आने की बात है। तो सब्जी बढ़ोतरी में मतलब सबसे ज्यादा क्या रोल है? इसकी वजह से ये सब्जियों के दाम बढ़ रहा है। साथ में पैदावार कम हो जाता है, सड़का बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट से आप कुछ कहना चाहेंगे? सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है कोई? चलिए ठीक है, थैंक यू। आप देख सकते हैं कि हमने अंकल से बात करके पता किया कि किस तरह सब्जियों के दाम बढ़ चुके हैं, और उनका तो ये भी कहना है कि उनकी गवर्नमेंट से उम्मीद नहीं है। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। मैं शिवानी कलानी, कैमरा पर्सन रियाज। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बहराइच में ट्रैफिक कर्मियों को दिए गए हैं रेनकोट और बचाव सामग्री। मूसलाधार बारिश को देखते हुए पुलिस अधीक्षक की बड़ी पहल, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनात। कन्नौज में संपूर्ण तहसील दिवस का आयोजन किया गया। डीएम और एसपी ने फरियादियों की समस्याओं को सुना, जल्दी समाधान के निर्देश दिए। रायबरेली में एसटी की बड़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने एसआईटी का दिया आदेश। चोरी के फर्जी मामले में गिरफ्तारी की जांच पूरे करने का। पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़, फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त पर गंभीर धाराओं में 40 मुकदमे दर्ज। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध अवस्था में फांसी से लटका मिला विवाहिता का शव। हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची है पुलिस जांच। बिजनौर में मोबाइल चोरी करते हुए युवक को मरीज ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्पताल में घुस कर रहा था, यह चोरी कर रहा था आरोपी। पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। प्रतापगढ़ में आतिशबाज के किराए के घर पर धमाका, जोरदार धमाके से मकान में आग लग गई। हादसे में एक स्कूली छात्रा घायल है। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ी, बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। मुजफ्फरनगर में नहर विभाग की लापरवाही से किसान नाराज हैं। गन्ने की फसलों में भरा है पानी, बीटीयू नेता ने चेतावनी दी। बदायूं में तहसील दिवस पर बरेली कमिश्नर ने निरीक्षण किया है। कमिश्नर और आईजी ने की है जन सुनवाई। एसडीएम की अध्यक्षता में हुआ है संपूर्ण समाधान दिवस। बांदा में नदी में युवती ने छलांग लगाकर आत्महत्या की है। जीजा के साथ बाइक पर बैठी थी युवती। मामले की जांच में जुटी है। बुलंदशहर में सड़क में घटिया सामग्री लगाने को लेकर यह प्रदर्शन हुआ है। नगर योजना के तहत कॉलोनी की सड़क का निर्माण यहां पर चल रहा है। ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई। अयोध्या में राहुल गांधी के संसद में दिए बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। संत समाज ने कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। बिजनौर में भारी बारिश का कहर जारी है। घरों में घुसा है कई फीट पानी, जनता परेशान है। बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बागपत में आम महोत्सव में पहुंचे हैं डीएम और एसपी। महोत्सव में डीएम और एसपी ने आम का स्वाद भी लिया। बागपत सीडीओ, एसडीएम समेत अन्य अधिकारियों के चलते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। डीएम लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। एसडीएम समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर। प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना के संयोजन में विशाल रैली का आयोजन किया गया। वन विभाग के अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर श्रावस्ती में भारी बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।